हालांकि लुधियाना में बहुत सारे एनजीओज हैं, पर ये एनजीओ अलग ही क्षेत्र में अपना काम कर रहा है और बहुत सारे क्षेत्र में जरूरतमंदों को मदद पहुंचा चुका है। जो जरूरतमंद जिनके लिए राशन नहीं था, बच्चों के लिए दूध को तड़पते थे, दवाई के लिए तड़पते थे, इन लोगों की सेवा हमने वहाँ से शुरू की थी। किस तरह से वो 4 साल का सफ़र रहा, पहला साल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, किस तरह से ये एनजीओ आगे बढ़ रहा है, कितने लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? पहला लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर बदकिस्मती से दूसरा हो गया, वो तो उससे भी ज़्यादा उस दूसरे लॉकडाउन में जो जानी माल के हमारे नुकसान हुआ। हमारा एक डायलिसिस सेंटर बहुत जल्द ही पंजाब सरकार के सहयोग से खुलने वाला है लुधियाने के अंदर। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दीपक गर्ग जी के साथ। हालांकि लुधियाना में बहुत सारे एनजीओज हैं, पर ये एनजीओ अलग ही क्षेत्र में अपना काम कर रहा है और बहुत सारे क्षेत्र में अपने जो है एनजीओ की मदद से काफ़ी ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचा चुका है। एनजीओ का नाम है हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी। दीपक गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं कि पिछले 4 साल में कितने ज़रूरतमंदों की मदद हुई और क्या क्या ये किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी में। SMZ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल की जो सेवा थी, हमारी जो संस्था थी, वो तकरीबन 4 साल से अपने चली रही है। सबसे पहला जो लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले हमारी जो सेवा, मेन सेवा, वैसे तो सेवा ऑलरेडी हम शुरू से कर ही रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह की। लॉकडाउन में जो पहला लॉकडाउन लगा था, ये बदकिस्मत से इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। लोग पलायन कर गए थे। हमारा माता वैष्णो देवी मंदिर है आत्मनगर, हमने वहाँ पे लंगर की सेवा तकरीबन 58 दिन हमने वहाँ पे करी थी और तकरीबन हमारा उसमें खर्चा 38 लाख रुपया खर्चा हमारा लोगों के सहायता से उसमें हमारा खर्च हुआ था। और हमने जो लंगर की सेवा, जो ज़रूरतमंद मरीज़ थे, लोग थे जिनके लिए राशन नहीं था, बच्चों के लिए दूध को तड़पते थे, दवाई के लिए तड़पते थे, और पंजाब का पुड्डा विभाग है, कारपोरेशन है, पुलिस विभाग है, इन लोगों की सेवा हमने वहाँ से शुरू की थी। मतलब लॉकडाउन से ये सेवा जो है आपने बड़े स्तर पे स्टार्ट की। किस तरह से वो 4 साल का सफ़र रहा, पहला साल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, किस तरह से ये एनजीओ आगे बढ़ रहा है, कितने लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखो, सपोर्ट तो हमें पूरा मिल ही रहा है। हमारे मेंबरों का धन्यवाद, जिस हिसाब से ये हमारी एनजीओ चल रही है। उस पहला लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर बदकिस्मती से दूसरा हो गया, वो तो उससे भी ज़्यादा उस दूसरे लॉकडाउन में जो जानी माल के हमारे नुकसान हुआ। उसमें जो दूसरा लॉकडाउन था, उसमें सबसे समस्या ऑक्सीजन की थी। तराई मची हुई थी, ऑक्सीजन नहीं थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि आप कैमरा उधर डालोगे, देखो ऑक्सीजन मशीनें अभी भी उधर पड़ी हैं हमारी। हमारे पास 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे और 30 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। और ये नहीं कि हमने पंजाब के लोगों की ऑक्सीजन की सेवा की, वहीं पे हमने राजस्थान, दिल्ली, यूपी हमने ऑक्सीजन भेजी है। और उसी दौरान हमने फिर लंगर की भी सेवा की है, वैसी दवाई की सेवा चलती रही है। और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। 4 साल से जो हमें बच्चों की एजुकेशन में, फिर वही मुद्दा समाज में, ये मुद्दा ना तो हमारा मीडिया उठाता है। देखो मेरी बात सुनो, जो गरीब तबका है उसको सरकार भी कुछ दे रही है। चलो जिनके पास है, वो तो जिनके पास 100 करोड़ है, यदि उनको नुकसान भी हो जाएगा 10 करोड़ का 90 रह जाएंगे। जो मिडिल क्लास है वो तिल मर रहा है। वो ना तो अपना दुख किसी को बता सकता, किसी की बच्चे की फीस रह गई है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, वो अंदर ही घुटन महसूस करता है, नहीं बतला सकता है। जो सेकंड लॉकडाउन आया था, बहुत बड़ी मुश्किलें जो हमारे समाज को झेलनी पड़ी थी। जितना हमारा योगदान जिसका भी रहा, हमने बच्चों की एजुकेशन में भी सहायता की, क्योंकि दूसरे लॉकडाउन में स्कूल वालों के भी योगदान नहीं मिला। और तकरीबन हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये कॉपी दिखा रहा हूँ, इसमें बच्चे जो अब अडोप्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, फीसें तो देखो हमारे पास सैकड़ों बच्चों की जाती हैं तकरीबन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, हम पढ़ाई के लिए अडोप्ट करते हैं, ये तकरीबन अभी हमारे 40-45 बच्चे तो ये हम अडोप्ट कर चुके हैं। और जो फीस वाले हैं बच्चे, वो तो 200-300 बच्चे हैं फीस लेते हैं। इनका हर चीज़ की देखभाल हमारी होती है। मैं आपको ये प्रॉपरली अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसकी सारी पढ़ाई का जितना भी खर्चा होता है वो सब आपके, वो सब हमारा है। हाँ, उसका हमारे जो मेंबर हैं उनके योगदान से ही। और मैं आपको बताऊं, 4 सालों में हमारी एनजीओ ने जो एक तो CSR है,
और ATG का वो सब सिस्टम हमारी एनजीओ ने कंप्लीट कर लिया है और ये सब हमारे मेंबरों के सहयोग से आया हुआ है। मैं तो सभी को, मैं सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कहीं दफ़े ना मेरे विचारों से जो धार्मिक लोग हैं वो नहीं खुश होते हैं, क्योंकि धर्म है, मैं ये नहीं, धर्म कोई भी नहीं, हम सब एक ही समान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, हमारा तो एक ही मुद्दा है। देखो धर्म कोई भी ख़राब नहीं है, धर्म में जो पाखंड है वो गलत है। कई लोग ना मेरी इस चीज़ का मुद्दा बना लेते हैं। मैं समझाता हूँ कि परमात्मा ने धर्म बहुत अच्छा बनाया, हमने उसको खेल बना लिया, हमने उसको तमाशा बना लिया है। इस चीज़ से लोग कलप जाते हैं कि यार तुम धर्म को देखो, मेरी बात सुनो, आज युवा धर्म के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि वो भी इस चीज़ को गलत समझ रहा है। धर्म वही है अच्छा है जो धर्म के साथ किसी कर्म की सेवा, कोई मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद या चर्च, जहाँ पे धर्म के साथ किसी कर्म की डिस्पेंसरी है, कोई पढ़ाई की सेवा कर रहा है, कोई स्कूल है, किसी ने अस्पताल बनाए हैं, वो धर्म और कर्म दोनों मिल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, फंड भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो दूसरे भी धर्म हैं अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, इस धर्म के पखंड से ज़रूर बचाओ, क्योंकि जो युवा इन चीज़ों को नहीं समझता है। और मैं तो युवाओं को ये कहूँगा, देखो समाज में कितना दुख है, किसी ज़रूरतमंद बेसहारा का सहारा बनो। कौन से धर्म में ये लिखा है? परमात्मा कहता है मेरे लिए तू मुझे कुछ दे, और हम परमात्मा को कुछ दे भी नहीं सकते। ये इंसान की बड़ी बड़ी भूल है। वो कहता है मैंने ये परमात्मा का ये कर दिया, वो कर दिया, इसी लगवा दिया, सोने का ये दे दिया, वो दे, ये इंसान की भूल है। परमात्मा ने कभी नहीं मांगा, तो हम अपनी तृष्णा को ये चीज़ें देते हैं। ये देना है किसी ज़रूरतमंद जो परमात्मा के बनाए इंसान है। परमात्मा ने इंसान बनाया ना, आपको इंसानी जामा किस लिए दिया? कि तू मेरे बनाए जिनको मैं दंड देता हूँ, कर्म की सेवा देता हूँ, उनका योगदान दे। परमात्मा ने नीचे नहीं आना, परमात्मा ने अपने नुमाइंदे छोड़े हुए हैं, अपने दूत छोड़े हुए हैं, उनकी सहायता करो। परमात्मा को तुम क्या दे दोगे? तुम्हारी औकात नहीं परमात्मा को कुछ दे दोगे। इसलिए ज़रूरतमंद जो बेसहारा लोग हैं, बच्चे पढ़ाई वाले हैं, किसी को दवाई की, किसी को इलाज की, जो बुजुर्ग हैं उनके को देखो, हमारा वृद्धाश्रम भी है निष्काम का, हमारा वृद्धाश्रम भी, वहाँ पे देखो बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा हो रही है। तो समाज में ये बड़ा कुछ है, करो ज़रूर, परमात्मा आपके दुख दर्द दूर करेगा। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा मेरी सेवा कर, परमात्मा का नाम जब तो घर पे बैठ के या मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी धर्म में बैठ के करो, उसको कोई मनाही नहीं है। बड़ा ही सेंसिटिव आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आजकल राजनीति की वजह से जो गरीब समाज है, ज़रूरतमंद समाज है, वो दबता जा रहा है, उनको कोई देख नहीं रहा है, मिडिल क्लास फैमिली को? क्या ये राजनीति और भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है? देखो जी, भ्रष्टाचार तो बेहद जोरों पे है। सरकारें जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो हमारी अब पंजाब की आपकी सरकार है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। जो पीछे इतना भ्रष्टाचार वो कैसे दूर होगा? धीरे धीरे ये सरकारें, केंद्र की सरकार भी कर रही है, ये पंजाब की सरकार भी धीरे धीरे लगी है। यदि हम कह दें कि पिछली सरकार बड़ा कुछ करके गई, ना तो कोई पिछली सरकारें करके गई। यदि पिछली सरकार कुछ करके जाती तो आज हमारे हालात नहीं होते हैं। अब ये सरकार आई, टाइम तो देना पड़ेगा नहीं। अभी 1 साल हुआ, यदि हम इनको कहते हैं तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हमारी बेवकूफ़ी है। टाइम 4-5 साल का जब इनको मिल जाएगा, करेंगे तो आगे सरकार चल जाएंगी। ऐसे हमारी केंद्र की सरकार है, बड़ा कुछ कर रही है, बड़ा कुछ दे रही है। अब जो पीछे सरकारें थी उनका भ्रष्टाचार जितना था वो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगाम लगेगी है। इसलिए हमारी केंद्र की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, हमारी पंजाब की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। आज पंजाब के हालात बद से बेहतर क्यों हुए? जो पिछली सरकारें थी वो हमें नशा दे के गई, हमें क्या देखेगी? मतलब नशे में डूबा है पंजाब। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक दिन यही हाल रहा पंजाब का, क्योंकि पंजाब का युवा बाहर जा रहा है। जो यहाँ का पंजाब का जो था धन था, जो भी है, ठीक है ना, वो सब बाहर जा रहा है। हमारा पंजाब भूखा हो जाएगा। इसको देखना है। मैं तो केंद्र सरकार से भी और पंजाब की सरकार पे पहले हमारे पंजाब के युवा को बाहर जाने से रोकें या प्रतिबंध लगाएं, उनको अच्छा कारोबार दें, बिजनेस अच्छा दें, या कोई काम ऐसा दें जिससे वो पंजाब के लोग पंजाब में युवा रहें। तो क्यों, एक मेन रीज़न क्या हो सकता है पंजाब के युवाओं का बाहर जाने का? स्पेशली कनाडा जा रहे हैं ज़्यादातर युवा, क्यों जा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, जो नशा है हर एक के माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा नशे से बच जाए। युवा मर रहे हैं, वो कहते हैं कि पैसा लग जाए, कोई बच्चा बाहर जाए। वहाँ जाके मेहनत है, मेहनत वहाँ पे भी बहुत है, चलो संतुष्टि है, वहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे बच्चे भी हैं कहीं जो गए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार भी गए हैं, हमारी एक नूरानी है जो होने वाली, वो भी गई हुई है। मेहनत वहाँ पे भी है। यदि यही सिस्टम सही हो जाए कोई भी नहीं जाएगा। सिस्टम सही करने की ज़रूरत है।
पंजाब सरकार को, और केंद्र सरकार भी पंजाब का योगदान दे। यदि पंजाब को खुशहाल देखना चाहती है तो केंद्र सरकार को भी पंजाब का सहयोग देना। और जो हमारी पंजाब की सरकार है, भगवंत मान जी की आपकी सरकार है, मैं उनसे भी कहूँगा हर चीज़ को दूर कर सबसे पहले इनके लिए पंजाब में जो पलायन हो रहा है बच्चों का बाहर जाने, उनको रोके। पिछले 4 साल से भलाई के जो काम है वो चलते आ रहे हैं। आगे क्या और कार्य हो रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में आपका एनजीओ जो है काम करेगा आगे? देखो, मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और आपको एक खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा लेट देनी थी, चलो आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको मैं देना चाह रहा हूँ। हमारा एक डायलिसिस सेंटर बहुत जल्दी ही पंजाब सरकार के सहयोग से खुलने वाला है लुधियाने के अंदर। और वो डायलिसिस सेंटर ऐसा होगा, पंजाब का पहला डायलिसिस सेंटर ऐसा होगा जिसमें कि 25 डायलिसिस मशीनें लगेंगी। और हमारा जगराओं एक डायलिसिस सेंटर है, नवांशहर डायलिसिस सेंटर है, माता गुजरी ट्रस्ट है, उनके सहयोग से ये डायलिसिस सेंटर लुधियाने में खुलने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल जर्मन सिस्टम होगा, बिल्कुल डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोई भी कैश काउंटर वहाँ पर नहीं होगा। ये नर सेवा, नारायण सेवा और माता गुजरी ट्रस्ट के सहयोग से ये लुधियाने में डायलिसिस सेंटर आपको बहुत जल्दी ही, क्योंकि मेरी आज भी मंत्री जी से बात हुई है, बहुत ही जल्दी आपको इस चीज़ की घोषणा भी करेंगे और आपको खुशखबरी भी बहुत जल्दी हम डायलिसिस सेंटर की देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि कैश काउंटर वहाँ पे नहीं होगा। तो जो हेल्प आ रही है आपको, पीछे से सपोर्ट आ रही है, वो कितने लोगों की सपोर्ट है आपके पास, जो कि आप इतना हिम्मत करके और भी आगे समाज सेवा का काम कर रहे हैं? देखो, मेरी बात सुनो, डायलिसिस सेंटर में हम जहाँ पे हम लुधियाने के बिजनेसमैन हैं और जो हमारे मेंबर हैं उनका सहयोग दे रहे हैं, वहीं से जो एनआरआई है, जो माता गुजरी ट्रस्ट है जो हमारी है, अपना नवांशहर, जगराओं, यहाँ पे जो मेंबर हमारे जो एनआरआई जुड़े हैं, तो वो भी हमें एनआरआई भी देंगे। और सबसे बड़ा योगदान हमें जो लुधियाने के बिजनेसमैन हैं वो देंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे सेंटर ना तो किसी एनजीओ ने खोले हैं और ना ही खुले हैं। 2 सेंटर माता गुजरी ट्रस्ट के, 3 मेरे ख्याल उनके खुले हुए हैं ना, उनके सहयोग से ये भी खुल रहा है। और आपको बताऊँ, ये इंडिया का नंबर 1 डायलिसिस सेंटर होगा जी। जो हमारी दोनों संस्था माता गुजरी और हेल्पफुल एनजीओ के सहयोग से ये खुलने जा रहा है। तो मैं तो सबको कहूँगा, छोटे से लेके बड़े तक, नर सेवा, नारायण सेवा, परमात्मा ने क्या है कि ज़रूरतमंद की सेवा है नर सेवा, तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। तो ये डायलिसिस सेंटर एक बहुत पंजाब के लिए एक उपहार होगा, जहाँ हमारी एनजीओ के लिए पंजाब सरकार भी अपना सीना तान के कह सकती है कि हाँ, ये एक हमारे सहयोग से डायलिसिस सेंटर खुलने जा रहा है। बस आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। पिता परमेश्वर ने क्या, बहुत जल्दी ही 5-7 दिन तक ये घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कि अपने हार्ट की बीमारी में लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए रहेगी। आगे हम बात करेंगे सर मिडिल क्लास फैमिली की, कि कहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है, ना वो अपना दुख किसी को बता सकती है, ना सह सकती है। देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिडिल क्लास फैमिली क्यों पीछे। लॉकडाउन होया, लोगों के बिजनेस टूट गए, किसी की नौकरी चली गई। अब मिडिल क्लास भी चाहता है कि कोई अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ें। जब उसका बिजनेस टूट गया, बीमार हो गया, बीमारी में खर्चा, बच्चे कौन पढ़ाएगा? ये तो सरकार को कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए कि भाई जो बच्चे हैं, ना तो स्कूल वाले सहायता करते, प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करते हैं, कुछ है हमारा सहयोग दे रहे हैं। मैं सबको नहीं कह सकता हूँ। देखो, कई कॉलेज हैं, हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं जो हमारा सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि किसी की फ़ीस 10,000 है या 20,000 है, कोई 50% भी नहीं, 30% तो योगदान हमें दे ही देते हैं वो। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही देखो इलाज, हमारा लुधियाना में पहला हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी का ऐसी संस्था है, हमें डॉक्टर लोग मदद देते हैं। 15 लुधियाने के अस्पताल हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें लुधियाने का सबसे बड़ा डीएमसी हॉस्पिटल है, सेकंड नंबर पे लुधियाना का स्टेम जो दीप हॉस्पिटल माल्टोन में वो है, गुरु नानक हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर है, दीप हार्ट सेंटर है, दीपक हॉस्पिटल है, सुंदरनगर के हैं, रामा चैरिटेबल है। ये सब 15 अस्पताल हमारे से, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, ये सब हमारे से टाई अप हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे अकाउंट है। हम कोई कैश का काम नहीं है हमारा। सबसे बढ़िया, बहुत सी एनजीओ है, एनजीओ के नाम पे धंधा कर रही है। मैं तुम्हें बताऊं, हमारा 1-1 रुपये का हिसाब, ऑडिट होता है, अकाउंटेंट है, सब कुछ है, सब काम पक्के हुए। हम किसी को भी कैश का एक पैसे का लेन देन नहीं करते हैं हम। यदि कोई कैश हमें डोनेट करता है ना, साथ के साथ रसीद, नहीं तो हमारा 99% जो है टोटल
अपना बैंक का अकाउंट है, बैंक में जमा ऑनलाइन हो जाता है वैसा। इसलिए सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि मैं किसी भी दानी सज्जन को जो दान देने से पहले किसी भी एनजीओ को दे रहा है उसका अकाउंट जाने, उसका बैकग्राउंड जाने। सिर्फ ये नहीं कि कहीं कह देते हैं कि यार हमने तो मरीज़ को देना, मरीज़ को पैसा दे दिया, मरीज़ ना खर्चे इलाज में, तो एनजीओ को पैसा दो, उसकी बैकग्राउंड देखो कि भी उसकी बैकग्राउंड क्या है। कहीं बदतमीजी भी कर रहे हैं एनजीओ में लोगों, एक दफ़े देखे वो कहते हैं पता नहीं हम भगवान बन गए। नहीं, यदि किसी की सेवा करनी है तो बहुत सिर झुका के नीचे हो के तब सेवा करनी चाहिए, तभी हमें इस चीज़ का फल मिलता है, अन्यथा सब बकवासबाजी है। मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, और तकरीबन हमारा 10 से 15 लाख रुपया हर महीने का हेल्पफुल एनजीओ का, मेडिकल का और एजुकेशन का ये हमारा खर्चा है। ज़रूरतमंद की शादी भी कर रहे हैं हम, बुजुर्गों को राशन की सेवा भी देइए, ये सब हमारे मेंबरों के दानी सज्जनों के सहयोग से। और हम किसी से खड़े होकर कोई पैसा नहीं मांगते, अकाउंट में पैसा है, कभी हम ये नहीं किसी को फ़ोन करते हैं कि भी तू पैसा दे दे। जिसने देना है अपने लिए, अपनी कर्म के लिए देना, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं देना है। मैं अभी भी आपकी वीडियो के जरिए हम कभी पैसा नहीं मांगते हैं। हाँ, हमारा जो डायलिसिस सेंटर खुल रहा है 5 करोड़ की उसमें लागत आएगी। हमारे मेंबर कहते हैं गर्ग साहब आप फ़ोन नहीं करते हैं। अब क्या पहली बार हम किसी मेंबर को फ़ोन करेंगे भी तुमने डायलिसिस सेंटर में अपना सहयोग देना, पहली बार करेंगे। 4 सालों में हमने कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगा, जो आया हमारे अकाउंट में आया। आखिर में हम आपसे संदेश जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो देखो मेरे धर्म प्रेमियों और कर्म प्रेमियों, धर्म भी करो और कर्म भी करो। समाज को, इस अपने भारत को, हिंदुस्तान को, अपने पंजाब को, बाकी हमारे जो और राज्य हैं, यदि इनको आपने ऊंचाई पे जाना है, यदि इस दलदल से निकलना है, एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन दो जो ज़रूरतमंद है, और जो मेडिकल की सुविधा है उनको दो। सरकारें दे रही हैं, देखो पकड़ धीरे धीरे, मैंने कहा ना धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती जा रही है। ये नहीं है जैसे युवा आ रहे हैं भ्रष्टाचार भी कम हो रहा है, क्योंकि जो हमारी जैसी उम्रों के बैठे हैं ना लोग, उनमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। मैं इसीलिए अपनी उम्र के ये कहा कि जो हमारे पिछोकड़ के बैठे हैं ना, उनको बड़ी है तृष्णा है, यहाँ से भी लूट ले वहाँ से भी लूटे। और मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, देखो जिनके पास परमात्मा ने 4 पैसे दिए, साथ में उन्होंने कुछ नहीं ले जाना है। मर जाएंगे 13 दिन बाद ना वो आपकी तस्वीर पे हार डाल देंगे बच्चे, तुम भी हमारे भी डाल देंगे, ऐसे ही हैं। यदि परमात्मा ने उनको 4 पैसे भी दिए हैं ना कर्म की सेवा के लिए, कोई स्कूल खोलें या कोई मेडिकल कॉलेज खोलें या लोगों की सहायता करें, या अच्छी जो सोसाइटी हैं उनकी पूरी देख रेख कर वहाँ पे दान दें। मैं तो आपको ये संदेश देना चाहूँगा, नर सेवा, फिर लास्ट में नारायण सेवा, परमात्मा की सेवा, ज़रूरतमंद की सेवा करोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी, तभी मोक्ष मिलेगा। और ये कर्म की सेवा ही आपने लेके जाना है, क्योंकि धर्म नहीं यहीं रह जाना। धर्म अपना धरती पर बना है, परमात्मा ने इंसान बना के सबको भेजा है, तो वो कर्म की सेवा आप लेके जाएंगे, नर सेवा नारायण से। तो जैसा कि आपने सुना दीपक गर्ग जी को, जिन्होंने नर की सेवा को नारायण की सेवा से जोड़कर संदेश दिया है। उम्मीद है आपने इनके संदेश से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आगामी जो आने वाले इनके उपराले हैं डायलिसिस की मशीनों के साथ, आप लोग भी तैयार हो जाइए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास पैसे नहीं है, हार्ट के पेशेंट हैं, आपके भी घर में इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।